प्यारे साथियों, आज हम लोग आपके सामने यूपी टेट 2016 के प्रीवियस ईयर पेपर की सीरीज में ईवीएस के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं जो आपके परीक्षा में पूछा जा चुका है। इन प्रश्नों को हम विकल्पवार पढ़ेंगे और इस वीडियो के अंत तक बने रहेगा क्योंकि इससे एक आधार आपको मिल जाएगा किस तरह के प्रश्न किस तरह के पेपर में परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आइए एक एक करके हम जानते हैं। यहाँ है प्रेक्षण विधि की सीमाएँ। ये प्रेक्षण विधि की सीमाएँ क्या क्या हैं? यह विधि मितव्ययी नहीं है, सही बात। इस विधि में प्रेक्षण सूक्ष्मता से न करने पर प्राप्त परिणाम अधिक वैध एवं विश्वसनीय नहीं होते, सही है। इस विधि के व्यक्ति के आंतरिक व्यवहारों का अध्ययन संभव नहीं, ये भी सही है। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर होगा उपरोक्त सभी, मतलब इस प्रश्न का उत्तर आलाप देज है। हम कह सकते हैं कि प्रेक्षण विधि अत्यधिक खर्चीली होती है। इस विधि द्वारा यदि प्रेक्षण सूक्ष्मता से न किया जाए तो परिणाम में विश्वसनीयता और वैधता नहीं रहता। इससे व्यक्ति के आंतरिक व्यवहारों का अध्ययन नहीं किया जा सकता। इसलिए यहाँ पर हम कह सकते हैं इसके सभी विकल्प सही थे। हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या होगी? आप लोग इस वीडियो में कमेंट सेक्शन के माध्यम से कमेंट करके जरूर बताइए। ये सीरीज आप सभी के लिए काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण है। परस्पर क्रिया करने वाला जीव समुदाय किसी स्थान का अजीवी घटक, पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहाँ जीव रहते हैं, जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। अगर हम बात करें इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है, तो आपके हिसाब से इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलन तंत्र था। इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा? चौथा या डी। हम बढ़ते हैं नए सवाल की तरफ, नए प्रश्न की तरफ। अगला है, मानो किसी क्रम में दो पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ क्या है? शरीर को अच्छी प्रकार आधार देना, शरीर का भार कम होना, हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार कार्य कर सकते हैं, अधिक तेज चाल। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सबसे सही जवाब आपके हिसाब से क्या होगा? मैंने मानो कि किसी क्रम में दो पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ क्या है? यहाँ पर अगर हम देखें तो कई चीज़ें आपके क्रम में आती हैं। यहाँ पे ये है कि हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार कार्य कर सकते हैं। मतलब इस सवाल का ना सही उत्तर जो आपका तीसरा है, ठीक है। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़े, लेकिन इसके पहले जान लेते हैं। मानव अपने विकास समय अन्य चौपाया पशुओं की भांति विचरण करता था, परंतु कुछ समय पश्चात अपने विकास के क्रम में वह दो पैरों पर चलने का प्रयास करता है और सफलता भी प्राप्त करता है। मानव कि अपने दोनों पैरों पर चलने की सबसे बड़ा जो लाभ है, मस्तिष्क के आज्ञानुसार हाथों को स्वतंत्र रूप से अन्य कार्यों की पूर्ण करना था। हम बढ़ रहे हैं फिर से नए सवाल की तरफ। भूकंप की तीव्रता मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? आप देखेंगे जो ईबीएस के प्रश्न आते हैं वे सभी ई लर्निंग विद दुर्गेश के नोट्स से हैं, और अगर आप चाहते हैं ईबीएस में बेहतर और बड़ा स्कोर करने के लिए तो ई लर्निंग विद दुर्गेश के नोट्स को घर बैठे आप प्राप्त कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। मेरे द्वारा क्लासें निःशुल्क हैं। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर होगा सिस्मोग्राफ। आप देखते होंगे कि हर बार यूपी टेट के ईबीएस में भूकंप से सवाल पूछे जाते हैं। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिएक्टर स्केल का प्रयोग करते हैं, और तरंग की बात करें तो सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। इसमें 0 से 9 तक के अंक होते हैं रिएक्टर स्केल में, ठीक है। रिएक्टर पैमाने में बढ़ता हुआ अंक भूकंप की बढ़ती हुई तीव्रता को बताता है, जो 10 गुना, एक पैमाना दूसरे पैमाने से 10 गुना बड़ा होता है। हम बढ़ रहे हैं फिर से नए सवाल की तरफ। सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है? मंगल, बृहस्पति, शुक्र, बुध। तो सूर्य के जो निकटतम है ना वो बुध है। मतलब इस सवाल का उत्तर जो है ना वो चौथा है। हम बढ़ रहे हैं नए सवाल की तरफ। अब गिर का राष्ट्रीय पार्क, गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में। तो गिर की बात करें, बहुत बार मतलब अभ्यारण्य से भी देखा होगा आपने, एक सवाल नित्य प्रतिवर्ष पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर है, ये गुजरात में, कहाँ पर है? ये गुजरात राज्य में है, और इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। ये एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। हम नए सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है। क्या नहीं है? यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है, सही बात। यह प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित, ये भी सही है। यह एक बाल केंद्रित विधि है जिसमें शिक्षक एक प्रशासक के रूप में होता है, यही यहाँ पर गलत है। यह विधि विभिन्न सर्वेक्षण द्वारा अपनाई जाती है। माने निरीक्षण विधि एक मनोवैज्ञानिक विधि है, ये प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित है। यह विधि विभिन्न सर्वेक्षण द्वारा अपनाई जाती है, पर यह बाल केंद्रित शिक्षण विधि, इसमें शिक्षक प्रशासक की भूमिका नहीं बल्कि निरीक्षक की भूमिका निभाता है। शिक्षक जो है
वो निरीक्षक की भूमिका निभाता है, इसलिए यह गलत है, और जो गलत है वही आपका यहाँ पर सही है। अगला है आपके सामने, पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण है लक्ष्य केंद्रित विधि, सृजनात्मक विधि, चयनात्मकता, ये सभी। तो ये सभी तो जानते हैं 80% सही होते हैं। तो पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि है, लक्ष्य केंद्रित, सृजनात्मकता, चयनात्मकता, अर्थात इस प्रश्न का उत्तर होगा चौथा। हम बढ़ रहे हैं फिर से नए सवाल की तरफ। किसी परितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है, किसी परितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है जीव भू रासायनिक चक्र, भूवैज्ञानिक चक्र, रासायनिक चक्र, इसमें से कोई नहीं। एकदम सही आपने बताया, जीव भू रासायनिक चक्र, मतलब सवाल का उत्तर पहला। हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं हेमवती नंदन बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा, मदर टेरेसा, महात्मा गांधी। यहाँ पर होगा सुंदरलाल बहुगुणा, मतलब सवाल का उत्तर हो गया दूसरा। चिपको आंदोलन की शुरुआत चमोली में शुरू हुआ था। कहाँ से? चमोली के उत्तराखंड से। यह भी सवाल पूछा जाता है, किस राज्य से? उत्तराखंड। हम आगे चलते हैं। आप इक्को आंदोलन क्या, जरा कमेंट करके बताइएगा, जो भी लाइव वीडियो को पढ़ रहे हैं या देख रहे हैं। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। फेसबुक ई-लर्निंग पे दुर्गेश्वर, देखिए टेलीग्राम पर आप चाहते हैं सभी क्लास नोट्स पीडीएफ के लिए, तब टेलीग्राम पर ना दुर्गेश्वर सर्च करके ई-लर्निंग पे दुर्गेश्वर जरूर जुड़े रहिएगा। सभी लोग, जहाँ पे सभी क्लास आपको निःशुल्क मिलती रहेंगे। इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति क्या है? विटामिन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। जहाँ इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? दूसरा प्रोटीन। हम बढ़ रहे हैं फिर से नए सवाल की तरफ। इंसुलिन ही वो प्रथम प्रोटीन है जिसका आधुनिक वैज्ञानिक प्रयोगशाला में सफल संरक्षण भी किया गया था। हम आगे बढ़ते हैं। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है, पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है मूल शीर्ष में, परागकणों में, तने में, परागकोश में। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, इस प्रश्न का उत्तर परागकोश है, मतलब सवाल का उत्तर क्या होगा? चौथा। अर्धसूत्री एक विशेष प्रकार का कोश का विभाजन है जो यूकेरियोट प्राणियों में लैंगिक जनन के लिए आवश्यक है। अर्धसूत्रण द्वारा युग्मक कोशिकाएं उत्पन्न होती हैं। जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता क्या है? उत्पादक हैं जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, और उन पर जो आश्रित हैं जिन्हें हम शाकाहारी कहते हैं, वो प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। सवाल का उत्तर आपका तीसरा है, या यूँ कह सकते हैं शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं, और मांसाहारी जो होते हैं शाकाहारी पासित होते हैं, उन्हें द्वितीय श्रेणी को उपभोक्ता कहते हैं। सर्वाहारी होते हैं जो मांसाहारी और शाकाहारी दोनों को खाते हैं। ज्वर नियंत्रण आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि क्या है? ब्रूफेन है, बी कॉम्प्लेक्स है, पैरासीटामॉल है, ली-52 है। जवाब दीजिएगा सब लोग। हाँ, एकदम सही आपने बताया है, पैरासीटामॉल। आगे हम बढ़ रहे हैं। दही निर्माण में कौन सा सूक्ष्म जीव उत्तरदायी है? एम्परजिलस, स्ट्रोकोकस, स्ट्रोवायरस, लैक्टोबैसिलस। जी हाँ, लैक्टोबैसिलस नामक सूक्ष्म जीव इसके लिए उत्तरदायी है, मतलब चौथा आपका जवाब सही है। हम बढ़ते हैं नए सवाल की तरफ। जो लैक्टोबैसिलस सूक्ष्म जीव है, ये दूध में किण्वन क्रिया द्वारा दही बनाने का निर्माण करता है। मानव रुधिर वर्ग की खोज सबसे पहले किसने की? 4 वर्ग होता है, ए होता है, ए बी होता है, मतलब ए होता है, बी होता है, ए बी होता है और ओ, ये 4 होते हैं। और इसका लैंड स्टीनर ने किया था। कब? 1901 में। ये ऑस्ट्रिया के थे। कहाँ के थे? ऑस्ट्रिया के। हम बढ़ते हैं नए सवाल की तरफ। प्याज, आलू, अदरक क्या है? जड़ है, तना है, अपस्थानिक जड़ है, सल्क पत्र है। एकदम सही आपने बताया। यहाँ पर क्या होगा? तना होगा, जिसमें हल्दी है, ये भूमिगत तना है, हल्दी होती है, अदरक है,
प्याज है, आलू, लहसुन, अरबी, फर्न, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। परीक्षाओं में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, पूछे भी गए हैं। आप लोग वीडियो को शेयर करिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। एक कोष की जीव है, एक कोष की सूक्ष्म जीव है, स्पाइरोगैरा, विषाणु, पैरामीशियम, हाइड्रा। जवाब सभी लोग दीजिएगा, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। जी हाँ, पैरामीशियम इस प्रश्न का सही और राइट आंसर है। एक कोष की सूक्ष्म जीव है, जैसे अमीबा है, एंटमीबा है, लिस्मेनिया है, डिनवानी है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, हिस्टोलिटिका है। ये सब एक कोष की जीव है। एक कोष की सूक्ष्म जीव प्रोटोजोआ संघ का भाग होते हैं। कौन सा पादप उत्पाद साबुन का विस्थापन है? रुद्राक्ष, रीठा, तेंदु, ये सभी। तो रीठा भारत में पाया जाने वाला एक मुख्य पादप है, ये साबुन का विस्थापन है। सवाल का उत्तर क्या होगा? अब देखेंगे, सोनार जो होते हैं वो रीठे का उपयोग सोना, चांदी, दूसरी कीमती धातुओं को चमकाने के लिए इसका यूज करते हैं। निम्नलिखित वाहनी ईंधनों में से किसको आजकल पर्यावरणीय स्नेही या पर्यावरण का मित्र माना जाता है? डीजल, पेट्रोल, द्रवित पेट्रोलियम गैस या संपीड़ित, मतलब ये है CNG, ये है LPG। तो आप कहेंगे सर CNG, मतलब इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? चौथा। ठीक है, CNG में मीथेन होता है, इथेन होता है और प्रोपेन होते हैं। अगला है गैसीय अपशिष्ट क्या है? सब्जियों फलों के छिलके, घरों की नालियों का गंदा पानी, खेत खलिहानों से निकलने वाला कचरा, लकड़ी कोयला से जलने वाला धुआं। मतलब इस सवाल का उत्तर चौथा है। हम बढ़ते हैं फिर से अगले नए सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से कौन पौधे दूर दूर प्रसारित होंगे? बीजाणु द्वारा प्रकीर्णित पौधे, बीज द्वारा प्रकीर्णित पौधे, फल द्वारा प्रकीर्णित पौधे, कायनिक जनन द्वारा वितरित। तो यहाँ पर इन प्रश्नों की बात करें तो फल द्वारा प्रकीर्णित पौधे, पौधे का परागण वायु, कीट, जीव जंतु, पक्षी आदि के द्वारा संपादित होता है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर है तीसरा। आप देखे होंगे, पक्षी प्रायः भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं और वह विभिन्न ऐसे पौधों को फल भी खाते हैं जिनका परागण फल के कीट द्वारा होता है। जब एक जीव लाभ लेता है अब बिना दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो क्या कहलाता है? परजीवी, सहभोजी, मृतोपजीवी, सहजीवी। बहुत ही इंपॉर्टेंट जवाब सभी को देना है, चाहे वीडियो को फेसबुक पेज पे या यूट्यूब पर या कहीं भी आप देख रहे हैं लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप पे। ये मेरे द्वारा निःशुल्क क्लास आप सभी के लिए देशहित में, राष्ट्रहित में। जी हाँ, उसे हम सहभोजी कहते हैं। क्या कहते हैं? सहभोजी कहा जाता है। सहभोजी के उदाहरण हैं गैस्ट्रोपोड है, कवच में केकड़ा रहता है, कवच के ऊपर समुद्री एनीमोन चिपकी रहती है। जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़े को खाता है और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं, तो मोर का पोषण स्तर यहाँ पर क्या होगा? सभी को जवाब देना है। प्राथमिक उपभोक्ता होगा, अंतिम अपघटक होगा, प्राथमिक अपघटक होगा या खाद्य पिरामिड में शीर्ष पर? बताइए। जी हाँ, खाद्य पिरामिड में शीर्ष पर, एकदम आपने सही बताया। आगे हम बढ़ते हैं और आप बताइएगा 30 में आपके कितने सही हुए। निम्न में से कौन कायंत्रित सेल का उदाहरण है? निम्न में से कौन सा कायंत्रित सेल का उदाहरण है? सभी लोग जवाब दीजिएगा। बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर, चूना पत्थर। मतलब इसे मेटामॉर्फिक रॉक्स कौन सा है? रूपांतरित सेल का उदाहरण क्या है? तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर होगा संगमरमर। तीसरा, हम और आगे बढ़ रहे हैं। महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। तो आप जवाब जरूर दीजिएगा फटाफट अंदाज में। जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर होगा सोडियम क्लोराइड, जिसे हम NaCl कहते हैं। और इसमें 1:1 के अनुपात में होता है। सोडियम और क्लोराइड का जो आयन होता है वो 1:1 के अनुपात में होता है। यह भी सवाल आपकी परीक्षा में
पूछा जा सकता है। सोडियम क्लोराइड सोडियम का एक अकार्बनिक यौगिक है। राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है? राज्यसभा में जो सभा होती है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो हमेशा याद रखिएगा उपराष्ट्रपति। यह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ये क्या होता है? पूछा जाता है भारत का पहला राज्यसभा का पदेन सभापति कौन था? तो जो भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे वही थे। ठीक है, हम आगे चलते हैं। अच्छा, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? इसका जवाब कमेंट करके दीजिएगा। निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है? काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, बलुई मिट्टी। एकदम सही आपने बताया है, क्योंकि ये मिट्टी कृषि के लिए भी सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी में से एक मानी जाती है। जलोढ़ मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस आदि उर्वरकों की कमी पाई जाती है, लेकिन ह्यूमस की पर्याप्त मात्रा होती है, जिस कारण ये कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पौधों पर निर्भर रहते हैं वो प्रथम चरण उपभोक्ता है, द्वितीय चरण उपभोक्ता है, तृतीय चरण उपभोक्ता है खनिज। तो जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पौधों पे, तो आज के सीरीज में प्रश्न को पढ़ा था, इसमें शाकाहारी आते हैं। कौन आते हैं? शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता आते हैं। गाय, बैल, बकरी, हिरण, भैंस, ये सब आते हैं। प्लेग क्या है? विषाणु जनित है, कवक जनित है, जीवाणु जनित है, खनिज जनित बीमारी। प्लेग एक जीवाणु जनित बीमारी है। यह एक संक्रमण रोग है जो पास्टुरेला पेस्टिस नामक जीवाणु के कारण फैलता है। प्लेग जो है ये मानव के फेफड़े को प्रभावित करता है। ये सवाल आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। चूहा प्लेग रोग का वाहक होता है। प्लेग का अलग नाम देखा जाए तो ब्लैक डेथ या टाउन पेस्ट भी कहते हैं। आज आप लोगों ने इस प्रश्न की सीरीज को पूरा पढ़ लिया और आप चाहते हैं कि डेली सीरीज में आप जुड़े रहें। प्रीवियस ईयर सीरीज को पूरा पढ़ने के लिए दुर्गेश सर के टेलीग्राम को सर्च करके आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, और सभी नोट जो आपके यूपी टेट, सुपर टेट परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो उसके लिए आप इन नंबरों पर कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। वीडियो को अपने सभी मित्रों साथियों को शेयर करिएगा, साझा करिएगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। अगर वीडियो को फेसबुक पेज ई-लर्निंग विद दुर्गेश पे देख रहे हैं, पेज को फॉलो लाइक करिएगा, और ई-लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करिएगा, जहाँ पे सभी नोट्स और वीडियो लेक्चर आप पढ़ सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं एक नए सेशन, एक नई सीरीज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।